नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। किसी भी नेता की राजनीतिक पूंजी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। नेता इसका इस्तेमाल बड़ी किफायत से करते हैं और इसके प्रति सजग रहते हैं कि इसमें कभी कोई कमी ना हो पाए। उनके लिए जनता की भलाई कोई मायने नहीं रखती। वो नाम तो जनता का लेते हैं पर स्वार्थ अपना साधते हैं। लेकिन इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजनीतिक पूंजी तो बहुत ज्यादा है, पर वो इसका इस्तेमाल बड़ी दरियादिली से करते हैं, जैसे कि उन्हें इसका अक्षय पात्र मिल गया हो जिसका खजाना कभी ना खत्म होने वाला हो। किसान आंदोलन के माहौल में कोई भी प्रधानमंत्री लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा लेता। इसके विपरीत मोदी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। वहीं बजट के जरिए मोदी विकास की राजनीति की एक नई इबारत लिख रहे हैं। मोदी बड़ा राजनीतिक जोखिम मोल ले रहे हैं। वो एक के बाद एक नए नए आर्थिक सुधार के ऐसे कदम उठा रहे हैं जो राजनीतिक घाटे का सौदा बन सकते हैं। इन कदमों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि ये विपरीत परिस्थितियों में उठाए जा रहे हैं। खराब परिस्थितियां केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि कोरोना के कारण भी हैं। मोदी के राजनीतिक विरोधियों के दो वर्ग हैं। एक दाएं बाएं देखकर विरोध करता है, दूसरा लगातार विरोध में लगा रहता है। मोदी का विरोध बाहर ही नहीं, घर में भी है। संघ परिवार के विभिन्न प्रासंगिक संगठनों में से कोई एक समय समय पर विरोध की आवाज बुलंद करता ही रहता है। किसानों के नाम पर चल रहा आंदोलन समय के साथ हिंसक होता चला गया और धीरे धीरे इस पर राजनीति तेज होती चली गई। विरोध के इस वातावरण में किसी भी सरकार के हाथ पांव फूल सकते हैं। विरोध का आलम यह है कि तिरंगे के अपमान के साथ गणतंत्र दिवस और लाल किले की मर्यादा तार तार करने और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने वालों का भी समर्थन किया जा रहा है। आपने इससे पहले देश में कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जिसमें 400 पुलिस वाले घायल हो जाएं, उन पर लाठी डंडे लोहे के रॉड से ही नहीं तलवार से भी हमला हो और ऐसा करने वाले सीना तान कर घूम रहे हो जैसे पीड़ित ही दोषी हो। ट्रैक्टरों को अभी तक हमने खेतों में चलते देखा था। 26 जनवरी को उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हुए भी देख लिया। विरोधियों के हिसाब से ये सब जायज है क्योंकि वो मोदी के विरोध में है। दरअसल ये लोग केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की खिलाफत नहीं कर रहे, बल्कि किसी भी तरह पीएम मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये विपक्ष दरअसल विपक्ष नहीं, देश में पल रहा पाकिस्तान है जो सिर्फ भारत को नोच नोच कर खाना जानता है। किसान आंदोलन पर जिस तरीके से घटिया और निचले स्तर की राजनीति हो रही है, मोदी इन सबसे कतई विचलित नहीं लगते। अपने समर्थकों और देश के आम जन की सहज बुद्धि पर शायद ही किसी प्रधानमंत्री को ऐसा भरोसा रहा हो। उनके मन में ये बात बहुत ही ज्यादा गहराई से बैठी हुई है कि लोग ईमानदार आदमी का साथ देते हैं और यही कारण है कि तमाम विरोध झेल चुके मोदी लगातार सत्ता में बने हुए हैं। भारतीय समाज के मानस में एक बात गहराई से बैठी हुई है कि ईमानदार आदमी अच्छा होता है और वो व्यक्तिगत स्वार्थ पर समाज के हित को वरीयता देता है। इसीलिए विपक्ष के इतने बड़े नेताओं के होते हुए भी उन्हें 1975 में एक जयप्रकाश नारायण, 1986-87 में एक वीपी सिंह और 2011 में एक अन्ना हजारे की जरूरत पड़ी। इन तीनों अवसरों पर सत्तारूढ़ दल और उसके नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। जनमानस में उनकी विश्वसनीयता नहीं रह गई थी और लोकप्रियता निचले पायदान पर थी। जेपी, वीपी और अन्ना के सफल होने का यह एक बहुत बड़ा कारण था। विपक्ष के दुर्भाग्य से उसके सामने ऐसा कोई नेता नहीं है। देश के सौभाग्य से वर्तमान सरकार का नेतृत्व ईमानदारी की मिसाल है। उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता कम होने की बजाय बढ़ी ही है। मोदी से पहले केवल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सत्ता में आने के बाद भी विश्वसनीय और लोकप्रिय बने रहे। कहावत है कि अच्छी अर्थनीति खराब राजनीति होती है और अच्छी राजनीति खराब अर्थनीति। मतलब ये कि दोनों को एक साथ नहीं साध सकते, पर ऐसा लगता है कि मोदी एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की नीति में विश्वास करते हैं। पिछले करीब 6.25 सालों ने यह दिखा दिया है कि अर्थनीति हो या राजनीति, फैसले अच्छी नीयत से किए जाएं तो नतीजा अच्छा ही निकलता है। जब जब संकट की घड़ी आई, मोदी ने देश के लोगों पर भरोसा किया और देशवासियों ने मोदी पर। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। सबसे पहले बात सर्जिकल स्ट्राइक की।
नरेंद्र मोदी सरकार और सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही ये भी संदेश दिया कि कड़े फैसले हम भी कर सकते हैं। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सोया रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब बात मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31 करोड़ 31 लाख लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए। मोदी सरकार ने हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और सरकार का दावा है कि वो हर घर तक बिजली पहुंचाने में सफल भी रही। मोदी सरकार के केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ भी काफी लोगों को मिला। देश के हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को सरकारी या निजी अस्पताल में सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकता है। अब बात मोदी सरकार की तीसरी बड़ी उपलब्धि जीएसटी और सवर्ण आरक्षण की। भारत में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी और सवर्ण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद से जीएसटी को वापस कराया और ये देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश एक कर यानी कि 1 नेशन 1 टैक्स प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई है और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। सवर्ण आरक्षण की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी समय 2019 के जनवरी में सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इस सवर्ण आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से पास कराकर कानूनी अमली जामा पहना दिया गया। इसके जरिए सवर्ण समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। अब बात अनुच्छेद 370 की। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। मोदी सरकार की 5वीं बड़ी उपलब्धि अल्पसंख्यकों से जुड़े अहम फैसले हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला 2018 में किया। सब्सिडी हटाने के निर्णय से केंद्र सरकार को 700 करोड़ रुपए की बचत हर साल होगी। ऐसे ही सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज करने की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया।
मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमली जामा पहनाया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई। मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। इसके बावजूद सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे। इन सभी उपलब्धियों के साथ मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि ये भी रही कि दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 10 देशों का दौरा किया है। पीएम मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों को संबोधित किया। ऐसे ही फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के न्योते पर गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप में शामिल हुए और करीब 1 लाख लोगों को उन्होंने संबोधित किया। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। इसके अलावा इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हुए हैं, जिसका नतीजा है कि कश्मीर मसले पर दुनिया भर के देशों ने भारत का साथ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी। इसके साथ दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। लोग मानकर बैठे हैं कि दर्द कितना भी बड़ा हो, उसकी दवा मोदी के पास है। भारतीय राजनीति के 4 दशकों में विपक्ष कभी भी इतना निस्तेज और साख विहीन नहीं रहा है जिस तरह की स्थिति उसकी अब हो गई है। ये स्थिति जनतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकार के खिलाफ मुद्दा हो तो विपक्ष की ताकत बढ़ती है, पर यह भी सही है कि मुद्दे केवल अवसर देते हैं। अवसर का लाभ उठाने के लिए विश्वसनीयता जरूरी होती है। जहां तक बात किसान आंदोलन के मुद्दे की है, तो जनता इसे लेकर क्या भरोसा दिखाएगी जब कांग्रेस जैसे विपक्षी दल 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में पहले ही इन कृषि कानूनों की हिमायत कर चुके हैं और अब वही अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और इन कानूनों को काला बता रहे हैं। इस बाबत राहुल गांधी का तो वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिसमें वो इन्हीं कृषि कानूनों को सही बता रहे हैं। और अब राहुल गांधी पर बड़ी हंसी आती है जब वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर पीएम मोदी के लिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को समझते नहीं है। जहां तक बात आम बजट की है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का उद्धरण दिया। उस कविता का अर्थ था कि चिड़ियों को पौ फटने से पहले ही रोशनी का आभास हो जाता है और वो चहचहाने लगती हैं। कोरोना महामारी से देश जिस तरह निपटा, चीन को सीमा पर जिस तरह का जवाब दिया गया, वैक्सीन के विकास और टीकाकरण में जिस तरह की शुरुआत हुई और अब बजट के जरिए आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह की पहल हुई, वो नए भारत के अभ्युदय का संकेत है। पीएम मोदी ने न केवल इस संकेत को पहचान लिया है, बल्कि उसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। आने वाला समय भारत का है और उसके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये बात तमाम दुनिया को नजर आ रही है। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनकी निंदा हीन भावना से उत्पन्न हुई है। ऐसी कथनी है कि जब आप कर्म के मामले में कमजोर हो जाते हैं, तो निंदा आपके स्वभाव का स्थायी भाव बन जाती है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के साथ भी यही हो रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।